इस वीडियो में हम केस पढ़ने वाले हैं। जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में केस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका यूज हम सेंटेंसेस में करेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा और जनरल सा क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फादर्स नेम? आपके पिता का नाम क्या है? इसका आंसर हम बहुत ही आसानी से देते हैं, माय फादर्स नेम इज दिस, मेरे पिता का नाम ये है। लेकिन जब हमें अपने स्कूल का नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपने कंपनी का नाम बताना हो तो भी हम इसी टाइप के सेंटेंसेस बनाकर बोल देते हैं, लाइक माय स्कूल्स नेम इज दिस, माय कॉलेज नेम इज दिस, माय कंपनीज नेम इज दिस। लेकिन क्या आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर इस टाइप के सेंटेंसेस करेक्ट नहीं होते हैं। तो आखिर इस टाइप के सेंटेंसेस करेक्ट क्यों नहीं है और क्या है करेक्ट सेंटेंसेस, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि केस आखिर है क्या। The grammatical function of a noun or pronoun in a sentence is called case। यानी किसी भी सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, ये कौन हमें बताता है? ये केस बताता है, यही केस कहलाता है। यानी कि जब हम केस को पढ़ेंगे तभी हम बता सकते हैं कि कोई नाउन या प्रोनाउन जो है उसका उस सेंटेंस में क्या फंक्शन है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ही इज टॉकिंग टू हिज मदर, इसमें ही एक प्रोनाउन है, हिज भी एक प्रोनाउन है, देन मदर एक नाउन है। तो ये जो नाउन और प्रोनाउन इस सेंटेंस में यूज हुए हैं, इसका क्या फंक्शन है ये हम कैसे जानेंगे? कौन हमें बताएगा? ये हमें बताएगा केस। हम केस को पढ़ करके ही ये जान सकते हैं कि आखिर इन नाउन और प्रोनाउंस का इस सेंटेंस में क्या फंक्शन है। अब जानते हैं केस के प्रकार। केस कितने प्रकार के हैं? तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में केस केवल 3 प्रकार के हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केसेस। सबसे पहला है सब्जेक्टिव केस, जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। देन नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। देन थर्ड है पॉजेसिव केस, जिसे जेनिटिव केस भी कहते हैं। इसके अलावा 2 और केस हैं, डेटिव केस एंड वोकेटिव केस, लेकिन अब इसे हम अलग से नहीं पढ़ते। डेटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही पढ़ते हैं, देन वोकेटिव केस को हम नॉमिनेटिव केस के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि ये कौन कौन से टाइप के केसेस हैं। सबसे पहला है सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस नाउन या प्रोनाउन से हमें हु या फिर व्हाट का आंसर मिले, ये कहलाता है नॉमिनेटिव केस। हु का मतलब होता है कौन या फिर किसने, और व्हाट का मतलब होता है क्या। तो अगर हमें किसी नाउन या प्रोनाउन से ये दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर मिल रहा है तो वो कहलाएगा नॉमिनेटिव केस। जैसे इस एग्जाम्पल में समझते हैं, द कैट किल्ड द रैट, कैट ने रैट को मार दिया। तो यहाँ पर ये जो कैट है, द कैट, इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? हु किल्ड द रैट, यानी जो ये हु है, किसने रैट को मार दिया? तो कैट ने मार दिया। ये जो हु है, इसका आंसर हमें कौन दे रहा है? द कैट दे रहा है, यही उसका आंसर है। तो ये द कैट जो है ये है नॉमिनेटिव केस में। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, मदर कुक्ड फूड, यानी माँ ने खाना बनाया। किसने खाना बनाया? हु कुक्ड फूड, तो इसका आंसर होगा मदर। तो ये मदर जो है वो नॉमिनेटिव केस है। तो ये तो बात हो गई नाउन की। नाउन को हम इस तरह से सेंटेंसेस में एज सब्जेक्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करें प्रोनाउन की, तो जैसे मैंने आपको प्रोनाउन के लेसन में बताया था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं उसे हम किसी भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये कहलाते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी ये कहलाते हैं नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन, जिसे हम किसी भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज करते हैं। लाइक ही इज प्लेइंग गेम्स, वह गेम्स खेल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो सकता है? हु इज प्लेइंग गेम्स, कौन गेम्स खेल रहा है, यानी ये जो हु है इसका आंसर क्या होगा? ही होगा, ही इज प्लेइंग गेम्स। तो ही नॉमिनेटिव केस है। प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस में कैसे करते हैं, ये मैंने आपको प्रोनाउन के वीडियो लेसन में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब इसी नॉमिनेटिव केस में एक और केस आता है जिसे हम वोकेटिव केस कहते हैं।
वोकेटिव केस इज यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन, यानी जब हम किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं, उसे संबोधित करते हैं, तो इसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। इसीलिए इसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहा जाता है, यानी किसी को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए हम इस केस का यूज करते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल देखते हैं, मोना हाउ आर यू, यानी मोना तुम कैसी हो। तो यहाँ हम डायरेक्टली किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं और उसका नाम ले रहे हैं, तो ये मोना जो है वो क्या है, ये वोकेटिव केस है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है कि जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करें, तो ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। इसका क्वेश्चन हो सकता है whom और what। whom का मतलब होता है किसे या फिर किसको, और what का मतलब होता है क्या। तो अगर ये दोनों में से किसी क्वेश्चन का आंसर हमें किसी नाउन या प्रोनाउन से मिल रहा है, तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। लाइक अगर हम सेम एग्जांपल को देखें, द कैट किल्ड द रैट, यानी कैट ने रैट को मार दिया। तो अगर हम रैट को हटाकर वहां पर क्वेश्चन डालना चाहें, तो क्या क्वेश्चन होगा, द कैट किल्ड whom, यानी कैट ने किसे मार दिया। तो किसे या फिर किसको मार दिया, इसका आंसर क्या हो रहा है, रैट हो रहा है। तो ये रैट जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। मदर कुक्ड फूड, माँ ने खाना बनाया। फूड जो है इसे अगर हम हटाकर क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्या हो जाएगा, माँ ने क्या बनाया। व्हाट का आंसर मिल रहा है और उसका आंसर क्या है, फूड। तो ये फूड क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। सो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये फूड जो है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इसे समझ लेते हैं पहले कि ऑब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। लाइक द टीचर गेव मी अ बुक, टीचर ने मुझे एक बुक दिया। यहाँ पे सबसे पहले तो द टीचर जो है वो तो क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्योंकि वो किसका आंसर दे रहा है, हु का आंसर दे रहा है, यानी किसने किताब दिया, किसने बुक दिया, हु गेव द बुक, तो टीचर। टीचर क्या है, एक सब्जेक्ट है, यानी ये नॉमिनेटिव केस है। देन आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर एक और प्रोनाउन है मी, देन एक नाउन है बुक। यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी एक ऑब्जेक्ट है और बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि सबसे पहले इस सेंटेंस के वर्ब को देखते हैं। इसका वर्ब क्या है, गेव, यानी दिया, टीचर ने दिया। तो क्या दिया टीचर ने, मी दिया या फिर बुक दिया, तो टीचर ने बुक दिया। यानी कि ये जो गेव है, ये जो वर्ब है वो किससे कनेक्टेड है, बुक से कनेक्टेड है। तो ये जो वर्ब है वो बुक से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए ये बुक जो है इस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जब वर्ब किसी ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, वो क्या काम कर रहा है, वो जो वर्ब है वो किससे कनेक्टेड है ये पता चले, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि अगर हम मी की बात करें तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डायरेक्टली गेव से या वर्ब से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर टीचर ने बुक दिया और किसे दिया, तो मुझे दिया। ये मी जो है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इसमें बुक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो मी है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम मी को हटा दें इस सेंटेंस में से, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर गेव अ बुक, यानी टीचर ने बुक दिया। इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि टीचर ने बुक दिया, समझ में आ रहा है हम लोगों को। लेकिन अगर हम इसमें से बुक को हटा दें, तब क्या सेंटेंस बनेगा, द टीचर गेव मी, टीचर ने मुझे दिया। लेकिन क्या दिया ये समझ में नहीं आ रहा है, यानी जो हमारा जो क्वेश्चन था व्हाट, यानी क्या दिया, इसका आंसर हमें इस सेंटेंस में नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ही कहलाता है एक्यूजेटिव केस, यानी कि
ऑब्जेक्टिव केस। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली वर्ब से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये कहलाते हैं डेटिव केस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेटिव केस जो है वो एक्यूजेटिव केस के अंदर ही आता है। तो आप समझ गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कहलाता है एक्यूजेटिव केस, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है डेटिव केस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस शोज पजेशन, यानी पजेसिव केस जो होते हैं वो अधिकार दिखाते हैं। यानी जब हमारा किसी चीज पर अधिकार होता है या किसी का किसी चीज पर अधिकार होता है, तब वो पजेसिव केस कहलाता है। लाइक एक एग्जाम्पल देखिए, आई लव चेतन भगत नॉवेल। मुझे चेतन भगत के नॉवेल्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आई क्या है? ये तो नॉमिनेटिव केस है, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? नॉवेल्स है। मुझे पसंद है, क्या पसंद है? तो नॉवेल्स पसंद है। नॉवेल क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो नॉवेल है, इस पर किसका अधिकार है? ये किसका नॉवेल है? तो ये इसका आंसर है चेतन भगत, यानी कि इस नॉवेल पर किसका पोजीशन है, किसका अधिकार है? चेतन भगत का अधिकार है, उनका नॉवेल है। तो ये चेतन भगत जो है ये है पजेसिव केस। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक और सेंटेंस बताया था, ही इज टॉकिंग टू हिज मदर। वह अपनी माँ से बातें कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप, ही क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, यानी ये नॉमिनेटिव केस है, बिकॉज ये हु का आंसर दे रहा है। कौन बातें कर रहा है? तो ही बातें कर रहा है। तो ही एक सब्जेक्ट है, मीन्स सब्जेक्टिव केस है। देन वो किससे बातें कर रहा है? ही इज टॉकिंग टू होम। तो वो अपनी माँ से बातें कर रहा है, मदर से बातें कर रहा है। तो ये मदर क्या है? ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस में है। देन वो मदर जो है उन पर किसका पोजेशन है, यानी किसका अधिकार है? वो किसकी माँ है? तो हीज लिखा हुआ है वहां पर, यानी उसकी माँ है, हीज। तो ये हीज क्या है? ये पजेसिव केस है। अब देखते हैं हाउ इज पजेसिव केस फॉर्म्ड, यानी पजेसिव केस कैसे फॉर्म किया जाता है, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला तरीका है यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस, यानी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके। एपोस्ट्रोफी हम ऊपर एक कॉमा लगाते हैं, साथ में एस लिखते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। लाइक माई फ्रेंड्स हाउस, मेरे फ्रेंड का घर। ये जो घर है इस पर किसका अधिकार है? फ्रेंड का अधिकार है। तो फ्रेंड को हम पहले लिखते हैं, साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, एंड देन हाउस लिखते हैं, माई फ्रेंड्स हाउस। तो ये एपोस्ट्रोफी एस को यूज करने का तरीका है, लेकिन इसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो ये फ्रेंड है, यानी जिसका अधिकार है किसी चीज पर, वो एक लिविंग पर्सन होना चाहिए, लिविंग थिंग होना चाहिए। तो ये फ्रेंड क्या है? ये एक लिविंग थिंग है, इसीलिए हमने इसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। लेकिन अगर ये एक लिविंग थिंग ना हो, अगर ये एक नॉन लिविंग थिंग हो, तब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, यानी ऑफ का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। लाइक इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? द हाउस ऑफ माई फ्रेंड। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कुछ सेंटेंसेस, लाइक माई फादर्स नेम, मेरे पिता का नाम। यहाँ पर माई फादर क्या है? फादर क्या है? ये एक लिविंग थिंग है, तो इसके साथ में हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया, माई फादर्स नेम। लेकिन अगर हम कहना चाहें मेरे स्कूल का नाम, तो हम माई स्कूल्स नेम नहीं कहेंगे, क्योंकि स्कूल जो है वो एक लिविंग थिंग नहीं है। इसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? द नेम ऑफ माई स्कूल, द नेम ऑफ माई स्कूल इज दिस, द नेम ऑफ माई कॉलेज इज दिस। तो ये तो था सबसे पहला रूल कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम सिर्फ लिविंग थिंग के साथ ही करते हैं। देन नेक्स्ट रूल है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही करेंगे। लाइक फादर क्या है? ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया। फ्रेंड क्या है? ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया। लेकिन अगर हमारा नाउन सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो, तो क्या करेंगे? तो उसके साथ हम ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। लाइक देखिए, अगर स्टूडेंट्स लिखा हुआ हो, स्टूडेंट्स का लास्ट लेटर क्या है? एस है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम ओनली एपोस्ट्रोफी का ही यूज करेंगे, इसमें एस हम नहीं यूज करेंगे। लाइक फ्रेंड्स अगर हो, एस लगा हुआ हो लास्ट में, तो इसके साथ भी हम ओनली एपोस्ट्रोफी का ही यूज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लूरल नाउन्स होते हैं जिसका एंडिंग लेटर एस नहीं होता, लाइक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ अगेन हम एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करेंगे।
चिल्ड्रंस डे, एपोस्ट्रोफी एस लगा करके ही हम चिल्ड्रन लिखते हैं क्योंकि ये प्लूरल है। विमेन्स डे, विमेन क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसका एंडिंग लेटर एस नहीं है, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट रूल है नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन क्या होता है कि लाइक कभी कभी किसी सेंटेंस में दो नाउन्स एक साथ लिखे होते हैं और एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करता है, ये कहलाता है नाउन इन एपोजिशन। लाइक इस सेंटेंस में देखिए, आई एम गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री, यानी मैं उस कंट्री में जा रहा हूं जो स्टीफन हॉकिंस का है, और स्टीफन हॉकिंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक और वर्ड का यूज किया गया है, साइंटिस्ट, यानी स्टीफन हॉकिंस जो साइंटिस्ट है मैं उनके कंट्री में जा रहा हूं। तो यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस और साइंटिस्ट दो नाउन लिखे हुए हैं और ये एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी जो साइंटिस्ट है ये स्टीफन हॉकिंस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसके साथ हम पॉजेसिव केस का यूज करें, यानी एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम किसके साथ करें, स्टीफन हॉकिंस के साथ करें या फिर साइंटिस्ट के साथ करें। तो रूल ये है कि जब नाउन इन एपोजिशन हो, यानी एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो यहाँ पर हम लास्ट वाले नाउन के साथ, यानी लास्ट वाले वर्ड लास्ट वाले नाउन के साथ में ही हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ करेंगे, साइंटिस्ट के साथ करेंगे, क्योंकि स्टीफन हॉकिंस और द साइंटिस्ट दोनों क्या है, एक दूसरे को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है, तो लास्ट वाले नाउन के साथ में ही हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है कि अगर दो लोगों का सेम अधिकार हो किसी चीज पर, यानी दोनों का पोजेशन हो उस चीज पर, तब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नाउन के साथ में ही हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, यानी पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। लाइक इस सेंटेंस में देखिए, ही इज मोहन एंड सोहन्स फादर, यानी वो किसके फादर हैं, मोहन के भी फादर हैं और सोहन के भी फादर हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि मोहन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करें और सोहन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करें, ये नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले नाउन, यानी जो लास्ट में जो नाउन लिखा हुआ है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ही इज मोहन एंड सोहन्स फादर। इसमें एक और रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में किसी चीज पर दो लोगों का सेपरेट पोजेशन हो, यानी सेपरेटली उनका अधिकार हो, अलग अलग अधिकार हो, तो हम दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लाइक एग्जाम्पल में देखिए, द ऑडियंस लिसन टू मीराज एंड मोहन्स स्पीच, यहाँ ऑडियंस ने मीरा और मोहन के स्पीच को सुना। तो ये जो स्पीच है इस पर दोनों का अलग अलग अधिकार है, मीरा के स्पीच को भी ऑडियंस ने सुना और मोहन के स्पीच को भी ऑडियंस ने सुना। तो दोनों का अलग अलग अधिकार होने के कारण यहाँ हम दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। होप आपको ये केस का लेसन समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना